हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, जिसमें हमारा 6th चैप्टर चल रहा है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस फॉर आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि तत्वों के निष्कर्षण के लिए हम सामान्य प्रक्रम और सिद्धांतों की बात कर रहे थे। अलग अलग टॉपिक्स हमने यहाँ पर देख लिए थे और हम इस सेशन में क्या कर रहे थे, अभी क्वेश्चन आंसर्स इसके देख रहे थे। ओके, तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो तत्व होते हैं ना, वो अलग अलग रूपों में पाए जा रहे, खनिज जिन्हें हम कह रहे थे, ठीक है, क्योंकि वो भूपर्पटी पर पाए जा रहे थे। फिर खनिजों से हमने अयस्कों को ढूंढा था, फिर अयस्कों का हमने क्या किया, अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण किया। निष्कर्षण के बाद हमने देखा कि निष्कर्षण में बहुत सारी विधियां थी, ठीक है। अलग अलग विधियों से निष्कर्षित करने के बाद उस धातु को हमने पाया कि वो शुद्ध अवस्था में नहीं है, तो उसकी क्या की गई, रिफाइनिंग की गई। रिफाइनिंग के लिए भी अलग अलग मेथड्स हमने देखे और अब हमने क्या कहा, अब हमने कहा कि अब हम इस पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। ओके, आज इस सेशन में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपको उनके आंसर्स बताने हैं और साथ ही हम बताएंगे कि किस प्रकार आंसर्स करे जाते हैं, ठीक है, आंसर लिखे जाते हैं जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चों, जो किसकी बात करता है, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। यानी कि आपके तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रकार। तो ये आपका चैप्टर चल रहा था, सारे टॉपिक्स आपने यहाँ पर कवर कर लिए थे। अब बारी आती है क्वेश्चन आंसर्स की। बीच में भी आपने एक सेशन में क्वेश्चन आंसर्स। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन, यानी व्याख्या कीजिए। और किसकी व्याख्या करनी है आपको? पहला है जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग यानी कि मंडल परिष्करण। ओके, और दूसरा व्याख्या करनी है कॉलम क्रोमेटोग्राफी की। कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी यानी कि स्तंभ वर्णलेखी। ओके, इसको कहा जाता है आपका स्तंभ
वर्ण लेखिकी। ओके, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये दोनों चीज़ें हैं क्या। इनको हमने कहाँ पढ़ा था? तो इनको हमने चैप्टर में कहाँ पढ़ा? जहाँ हमने कहा कि हमें प्राप्त हो गई है क्रूड मेटल, और इस क्रूड मेटल को अब क्या करने की आवश्यकता है? इसको शुद्ध करने की आवश्यकता है, इसका शोधन यानी कि इसकी रिफाइनिंग करने की आवश्यकता है। और क्यों? क्योंकि इसमें इस क्रूड मेटल में कितनी ही क्या होंगी? इम्प्योरिटीज़ होंगी। वो इम्प्योरिटीज़ किसकी फॉर्म में थी? वो इम्प्योरिटीज़ थी आपके अनरिड्यूस्ड मेटल ऑक्साइड के रूप में थी, या फिर किसी अन्य अधातु के रूप में थी, या आप क्या कह रहे थे, अन्य कोई धातु हो सकती है, और स्लेज ऑफ फ्लस्क के रूप में भी आपकी इम्प्योरिटी हो सकती है। ये हमने बोला। तो इन सबको किसकी ज़रूरत थी? इन सबको आवश्यकता थी रिफाइनिंग की, यानी कि किसकी? शोधन की आवश्यकता थी। तो शोधन की हमने अलग अलग मेथड्स पढ़े या अलग अलग प्रोसेस पढ़ी जिनके द्वारा क्या किया गया? शोधन किया गया। तो उन्हीं में से एक क्या है? ये दोनों हैं, जोन रिफाइनिंग और कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ओके, चलिए देखते हैं क्या है आपका जोन रिफाइनिंग। पहले बात करते हैं जोन रिफाइनिंग की। तो बच्चों जोन रिफाइनिंग आपका क्या कहता है? जोन रिफाइनिंग कहता है कि आप क्या कर लेंगे इस विधि के द्वारा। इसका जो सिद्धांत होता है वो क्या कहता है कि जो अशुद्धियां होती हैं, ठीक है, उनकी जो विलेयता होती है कि उनकी अपेक्षा जो गलित अवस्था होगी, ठोस की अवस्था जो गलित अवस्था में वो अधिक होती है। ठीक है, तो वो हम देखते हैं कि किस प्रकार से जोन रिफाइनिंग अलग करेगी उनकी विलेयता के आधार पर अशुद्धियों को। ओके, चलिए। तो व्हाट इज जोन रिफाइनिंग? दिस मेथड इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ सेमी कंडक्टर। इसका उपयोग किस में किया जाता है? जो हम सेमी कंडक्टर बनाते हैं ना, उसमें भी इनका प्रयोग किया जाता है। ओके, सेमी कंडक्टर यानी कि जो आपके अर्धचालक होते हैं। एंड अदर मेटल्स ऑफ वेरी हाई प्योरिटी, एग्जाम्पल जैसे आपका जर्मेनियम हो गया, और सिलिकॉन हो गया, और बोरोन हो गया, और गैलियम हो गया, इंडियम हो गया। तो इन सब को क्या करने के लिए? आपका रिफाइन करने के लिए इसका प्रयोग होता है। सो लिखिए, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर, ये किसके लिए यूज हो रहा है? फॉर प्रोडक्शन ऑफ, किसका प्रोडक्शन हो रहा है इसमें? अर्धचालकों का, प्रोडक्शन ऑफ सेमी कंडक्टर। ओके, एंड अदर मेटल्स ऑफ वेरी हाई प्योरिटी। जिसमें आपके एग्जाम्पल हैं जर्मेनियम जीई, सिलिकॉन एसआई, बोरोन, कैल्शियम एंड इंडियम। ओके, ये हो गया आपका। अब इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल देखते हैं। प्रिंसिपल क्या कहता है? इट इज बेस्ड ऑन, इट इज based on principle that the impurities are more soluble
क्या कह रहे हैं, यानी कि जो अशुद्धि है वो ज्यादा सॉल्युबल है इन द मोल्टन स्टेट देन in the solid state of the matter. ओके क्या कह रहे हैं, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, ये किस सिद्धांत पर आधारित है, ये उस सिद्धांत पर आधारित है जो कह रहा है कि जो अशुद्धियों की विलेयता होती है ना, वो धातु में ठोस की अपेक्षा गलित अवस्था में अधिक होती है। ओके चलिए नोट करिए इसे जल्दी से। देखो ये तो बेसिक हो गया जोन डिफाइनिंग के बारे में, यानी कि जो मंडल परिष्करण किया जा रहा है उसके लिए, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इस अभिक्रिया में क्या किया जाता है कि आपका अशुद्ध धातु की एक छड़ के एक किनारे पर एक गतिशील तापक लगाया जाता है। गतिशील तापक का मतलब वो मूव कर रहा होगा, हीटर होगा, वो एक हीट करेगा तो क्या होगा, मेल्ट होगी धीरे धीरे, तो जो छड़ की को हर ओर से घेरे रखता है और उससे क्या होगा, तापक यानी कि आपका जो क्या है, जो आपका हीटर है वो जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ेगा, उसके बढ़ने से जो क्या होगा, वो मेल्ट गलित जो मंडल है, जोन है, उसमें वो भी आगे आगे बढ़ेगा और शुद्ध धातु जो होगी वो गलित पर क्या होने लगेगी, क्रिस्टलाइज होने लगेगी। ठीक है, जैसे जैसे अशुद्धि संलग्न जो गलित मंडल है उसमें चली जाएगी, यानी कि अब जो अशुद्धि है क्योंकि उधर से वो क्या हो रहा है, सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे जैसे वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो उधर से फिर जितनी अशुद्धियां हैं वो किसकी तरफ को आ जाएंगी, आपके गलित जो आपका मंडल है यानी कि मोल्टन जो जोन है उसकी तरफ को आ जाएंगी। ओके, इससे क्या होगा, इससे आपकी अशुद्धियां एक साइड को आ रही है और यही जो प्रक्रिया है उसको बार बार रिपीट किया जाएगा और इसको बार बार क्या किया जाएगा, आपकी हीटर को एक दिशा में चलाते रहेंगे और जो आपकी अशुद्धियां होंगी यानी इम्प्योरिटीज होंगी वो उस जो छड़ लिया उन्होंने, रॉड लिया, उसके एक साइड में क्या हो जाएंगी, सारी इकट्ठी हो जाएंगी। ओके, और फिर इसको क्या करेंगे, कट करेंगे और कट करके अलग कर देंगे। इस तरह से आपका क्या होता है, अति उच्च शुद्धता का अर्धचालक भी बनाया जाता है। क्लियर है, चलिए चलिए लिखिए क्या किया गया, द इम्प्योर मेटल, जोन डिफाइनिंग में ही है ये, जो आपकी अशुद्ध धातु है, द इम्प्योर मेटल इन द फॉर्म ऑफ बार यानी एक छड़ के रूप में, is heated at one end with a moving circular heater as the heater, जैसे जैसे हीटर को क्या किया जाएगा, स्लोली मूव्ड, उसको आगे की तरफ बढ़ाया जाएगा, जैसे जैसे या मूव किया जाएगा उससे क्या होगा, अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड, आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं ना, the pure metal
crystallizes out of the melt, whereas the impurities pass into the adjacent molten zone. क्लियर है? इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, दोनों चीजें अलग हो जाए। ओके, चलिए नोट कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या है। नेक्स्ट है आपका कॉलम क्रोमेटोग्राफी या क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी क्या होता है आपका, क्रोमेटोग्राफी बताती है कि इस विधि में जो सिद्धांत है ना वो किस पर आधारित है आपका, अधिशोषक। एक अधिशोषक होता है, यानी कि जो आपका एड्सोर्बेंट होता है, ओके, उस पर। तो किस तरीके से काम करेगा वो हम यहाँ पर देखेंगे। So it is based on the principle that the different component of a mixture are absorbed to different extent of an adsorbent. यानी कि एक अधिशोषक होगा जो कि क्या करेगा, अलग अलग जो मिश्रण में अलग अलग आपके ठोस द्रव होंगे ना वो अलग अलग प्रावस्था में होंगे। प्रावस्था में अलग अलग होने की वजह से क्या होगा, वो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट आपकी डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंट पर क्या होंगे, एड्जॉर्ब्ड होंगे, अधिशोषित होंगे, और इस वजह से आपको एक तरह का क्या मिल जाएगा, वर्ण लेखन मिल जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, आपका क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। ओके, तो इस तरह से आपका क्या होगा, जैसे जैसे जो गतिशील प्रावस्था होगी वो आगे बढ़ती है और उसकी वजह से एक मोबाइल फेज होता है इसमें, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा उसकी वजह से क्या होगा, जो अलग अलग घटक हैं मिश्रण के वो धीरे धीरे अलग होते जाएंगे। ये आपने 11th में पढ़ा है क्रोमेटोग्राफी के बारे में। ठीक है, तो इसी में आपका आता है स्तंभ वर्ण लेखिकी, यानी कि जो आपका क्या है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ओके, चलिए बताइए कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या है। जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी कह रही है, इन सीसी लिख देता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी को, इन सीसी एन एड्सोर्बेंट such as alumina और सिलिका जेल इज पैक्ड इन अ कॉलम। इसमें क्या किया जाता है, इज पैक्ड इन अ कॉलम। एक कॉलम में इनको पैक किया जाएगा, इनमें से किसी एक को। दिस फॉर्म्स द स्टेशनरी फेज। इसको क्या कहा जाता है, आपका स्टेशनरी फेज कहा जाता है। तो क्रोमेटोग्राफी में दो फेज होते हैं, एक स्टेशनरी फेज होता है, एक मोबाइल फेज होता है, जैसे आप इसमें पहले पढ़ चुके हैं। ओके, द मिक्सचर टू बी सेपरेटेड इज डिजॉल्व। जिस मिक्सचर को अलग करना है उसको डिजॉल्व किया जाता है, कहाँ,
in a suitable solvent. ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे हमको क्या तैयार करना है, इसको हमें तैयार करना है मोबाइल फेज। ठीक है, तो इससे हमें मोबाइल फेज मिल जाती है। तो मिश्रण को क्या किया, जिस मिश्रण को सेपरेट करना है ना, उसको किसी सॉल्वेंट में घोल लिया है, और सॉल्वेंट में घोल करके एक मोबाइल फेज तैयार कर लिया है। और उससे पहले हमारे पास क्या, स्टेशनरी फेज तो हमने पहले ही बना लिया है, तो एल्यूमिनिया का या फिर एल्यूमिना का या फिर आपका सिलिका जेल का। ओके, तो मोबाइल फेज मिल गया एंड अप्लाइड। अब क्या करना है, इसको अप्लाई करना है, एंड अप्लाइड टू द टॉप ऑफ द कॉलम। ओके, क्लियर है? इतना कर लिया, इसके बाद क्या होगा, अब जो आपका एड्सॉर्ब्ड है, दी एड्सॉर्ब्ड components are extracted from the column with a suitable solvent. क्लियर है? चलिए नोट करिए जल्दी साथ साथ। तो इस तरीके से आपको आंसर करना है जब आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपका जो ज्यादा स्ट्रांगली एब्जॉर्ब होगा वो ज्यादा देर तक रहेगा वहां पर। ठीक है, ज्यादा लॉन्गर टाइम तक ट्रैवल करेगा। वहीं पर जो आपका क्या होगा, वीकली एब्जॉर्ब्ड होगा, वो कॉलम में क्या रहेगा, कम टाइम तक रहेगा। ओके, तो इस तरीके से उनके ट्रैवलिंग के अकॉर्डिंग, किस जो एड्सॉर्बेंट है, जो स्टेशनरी फेज है, उसमें एड्सॉर्बेंट की वजह से क्या हो रहा है, हमको अलग अलग सेपरेट होते हुए दिख रहे हैं मिक्सचर के कंपोनेंट्स। ओके, चलिए नोट करिए जल्दी से। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखे। होपफुली इसी प्रकार से आप भी अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को सॉल्व करेंगे या लिखेंगे। अगर कोई क्वेश्चन होगा, डाउट होगा आपका, तो वो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।